जनना भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की पूज्यवर आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की नगर गौरव त्रय मुनिराजों की परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महामुनिराज की समस्त मुनि संघ की। विगत दिनों से अपन सब भारत के गौरव को खोजने के लिए निकले हैं। जिस गौरव को हमने खोने के बाद ही जब उसका प्रतिफल दुष्प्रभाव के रूप में देखा तो फिर वापस इतिहास को लौटने और इतिहास को खोजने का मन बना। एक दिन हम समझने का प्रयास ये करते हैं कि 47 के पहले भारत स्वर्णिम क्यों था, गुलाम क्यों था, और 47 के बाद का भारत आजाद क्यों है, स्वर्णिम क्यों नहीं है। पहले दिन चूंकि 2 महाराजों का दीक्षा दिवस था इसलिए उस विषय को थोड़ा सा स्पर्श नहीं किया। आज फिर मौका है स्वतंत्रता दिवस के पूर्व स्वतंत्रता की उन समीक्षाओं को समझने का। परीक्षाएं तो उनने दी जिन्होंने आपकी आजादी के लिए खुशी खुशी फांसी को स्वीकार कर लिया। प्रतीक्षाएं उनने की जिनके माध्यम से आजादी अभी तक अभीष्ट थी। उपेक्षाएं उनने की जो तुम्हारी आजादी को देना नहीं चाहते थे। आज हम इन तीनों को समीक्षा करने बैठे हैं। अपेक्षा मत करना कि आज विषय पूरा होगा, क्योंकि 15 अगस्त तक भी ये विषय पूरा हो पाए कठिन है। लेकिन इस बात को जानना आसान होना चाहिए कि हम ये प्रयास क्यों कर रहे हैं कि आज़ादी के पहले के भारत और बाद के भारत की तुलना हमारे मन में क्यों आई है। जिन डिग्रियों को लेकर के आज हम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और समझदार साबित करने का प्रयास करते हैं, जब उन डिग्रियों के बारे में अंग्रेज लोग इस मकसद के साथ आप पर थोपने के लिए तैयार हुए थे, क्योंकि उसके पहले ब्रिटेन में भी कभी डिग्रियों के माध्यम से किसी योग्यता का मूल्यांकन नहीं होता था। लेकिन जब अपने मनमाफिक व्यक्तियों को शासन पर और शासन में
नियुक्तियां देने की बात आए तो कोई ना कोई एक आधार तो बने, ताकि हम निष्पक्ष भी बने रहें और पक्षपात भी करते रहें। बात आपको समझ में आ रही है? जब पक्षपात निष्पक्षता की ढाल लेकर के आगे बढ़ता है तब वो और खतरनाक हो जाता है। सामने दिखने वाला पक्षपात तो फिर भी ठीक है, समझ में आ ही रहा है कि ये पक्षपाती है, लेकिन ओट ले निष्पक्षता की और खोट बनी रहे पक्षपात की, तो बताओ चोट किसको लगेगी? जो पक्षपात का शिकार हो रहा है उसको, या जो पक्षपात कर रहा है उसको? ऐसी चोट खाते खाते भारतीय लोग उस निष्पक्ष पक्षपात के भीतर समझने का प्रयास नहीं कर पाए कि ये कौन सा माजरा है। धीरे धीरे शिक्षा और भाषा की डिस्क तो स्लिप कर दी गई, जो आपकी रीढ़ में, जो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आवश्यक थी, स्लिप डिस्क होने के बाद विश्व गुरु या विश्व पहलवान जमी दोंच होने के लिए मजबूर हुआ। एक और फिर बात आई कि शिक्षा और भाषा के साथ साथ चिकित्सा को भी इनके लिए हमारे ऊपर, हमारे सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर दिया जाए। फिर तो फिर पर्याप्त है इन पर शासन करना। चिकित्सा की जहाँ तक बात है, उन सब हथकंडों को अपनाया लिया गया जो चिकित्सा में सर्वथा वर्ज्य हैं। जो सबसे ज़्यादा संवेदनाओं का क्षेत्र होता है चिकित्सा, जहाँ पर मरीज उस चिकित्सक के लिए भगवान के रूप में जानता है और उस औषधि के लिए संजीवनी के रूप में जानता है। और जब भगवान और संजीवनी दोनों हमारे जीवन को लूटने के लिए कारण बन जाएं, तो बताओ अब आश किससे रखी जाए? आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं? 2 in 1 काम तो नहीं कर रहे। कुछ लोग की मन में पूजा भी चल रही होगी, किसी की जाप भी चल रही होगी और किसी को प्रवचन भी सुनने में आ रहे होंगे। महाराज आप कैसे समझ रहे हैं? आपके लोग के चेहरों से इतना तो हम समझ जाते हैं। आप भले ही हमारे चेहरे से ये समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ कि महाराज प्रवचन के पहले हमें मुस्कराना, जब आप कहोगे तभी हम मुस्कराएंगे, कि जब हम नहीं कहें तो भी आप मुस्करा जाओगे। लेकिन आपके चेहरों को देख के हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। 3 in 1 मल्टीटास्किंग का ज़माना है ना। ये मल्टीटास्किंग भी उन्हीं अंग्रेज़ों के द्वारा थोपी गई एक दास्ता है जो आपके दिमाग पर सवार है। दुनिया में मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। कलेक्शन ऑफ वेरी मोमेंट, आप उस बहुत सारे कामों को कर लेते हैं तो आप उसको मल्टीटास्क बोल देते हैं, बल्कि वस्तुतः एक समय में एक ही काम होता है। और जो एक समय में कई सारे काम करने की फिक्र रखता है वो कभी अपने अंजाम पर फक्र नहीं कर सकता है। तो हम बात कर रहे हैं चिकित्सा की, जो सबसे ज़्यादा संवेदनाओं का क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा संवेदनाओं की हानि देखने को मिलती है। आपको क्या हो गया? आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हमने अभी नहीं कहा मुस्कुराओ अभी। महाराज पहले की बात अब याद आ गई, इसके लिए मुस्कुरा रहे हैं। आउटडेटेड तो नहीं है आप? पहले 3 चीज़ें थीं, आज भी 3 चीज़ें हैं। बीच बीच में बात इसलिए ले आते हैं ताकि आपका मन हम जो कहना चाह रहे हैं उसके लिए रुचिकर बना रहे। पहले लोग अपनी सैलरी छिपाते थे, महिलाएं अपनी ज्वेलरी छिपाती थीं, और आज हर व्यक्ति अपनी गैलरी छिपाता है। गैलरी समझते हैं? वो गैलरी नहीं जो आपके घरों में होती है, वो गैलरी जो आपके मोबाइल में होती है। क्यों छुपाते हैं ये तो आप ही समझो, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य हम समझ चुके हैं जो हम बताना नहीं चाहते। तो चिकित्सा विभाग जो अपने आप में सबसे संवेदनाओं से भरा क्षेत्र था, आज सबसे ज़्यादा संवेदनाओं की हानि उसी चिकित्सा विभाग में देखने को मिल रही है। भोपाल चातुर्मास की बात है, चूँकि भोपाल चातुर्मास जो अभी वर्तमान में रानी कमलावती नगर के नाम से जाना जाता है, उस समय हबीबगंज के नाम से जाना जाता था वो एरिया जहाँ पर पूज्य गुरुदेव के साथ हम सब ने चातुर्मास किया। सुबह सुबह जंगल के समय कई भाई लोग आते थे और कुछ लोग डेली जाने वाले होते थे। तो कई बार जो डेली जाने वाले हैं अचानक कुछ दिन से ना आ पा रहे हों तो पूछ ही लिया जाता है क्यों, उनको क्या हुआ, कुछ स्वास्थ्य वगैरह ठीक तो है। ऐसे एक भाई बिल्कुल डेली पंक्चुअल था,
लेकिन हर महीने की 1 तारीख को पता नहीं कहाँ गायब हो जाता था। एक तो मैंने अपन समझ नहीं पाए, जब चातुर्मास अंत को था उस समय समझा कि भाई ये भाई रोज आता है, कितना भी बारिश गिरे कितना भी कुछ हो, लेकिन ये महीने की 1 तारीख को क्यों नहीं आता। बोले महाराज वो MR है ना। हाँ तो MR है तो क्या बात हो गई, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यही बोलते ना MR को, जो दवाइयों के लिए मार्केटिंग करने आता है डॉक्टर्स के पास और मेडिकल स्टोर्स के पास। तो हमने कहा क्यों नहीं आता। बोले महाराज जी 1 तारीख को उसको डॉक्टरों के पास जाना होता है। क्यों जाना होता है महाराज, उसके कंपनी की जो दवाई हैं उस दवाई के प्रमोट करने के लिए डॉक्टर्स को घूस देने जाना होता है। डॉक्टर्स को घूस देना, क्या डॉक्टर को पता नहीं है कि इस कंपनी की दवाई में कितनी गुणवत्ता है। महाराज डॉक्टर को सब पता है, लेकिन MR को भी पता है कि डॉक्टर को जो पता है उस पता से अपने पते तक भेजने के लिए उसको एक चीज़ लगती है जिसका नाम सुविधा शुल्क हुआ करता है, जिसको एंटरटेनमेंट कहा जाता है नई भाषा में। सुविधा शुल्क तो पुराना शब्द हो गया, थोड़ा सा उनको एंटरटेन कर दो सब ठीक हो जाएगा। एंटरटेन समझते हैं आप, ये नया शब्द आया, ये हमने अभी अभी महाराष्ट्र में सुना, वो समझ भी गए। वहाँ पर जालना में जब चातुर्मास के पश्चात हम पहुँचे तो वहाँ कुछ लोग कमेटी के लोग थे। महाराज हम उनको एंटरटेन करने जा रहे हैं। किसको? महाराज वो शासन की कुछ समस्याएं आ रही हैं, थोड़ा उनको एंटरटेन कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। हमने कहा एंटरटेन कर देंगे मतलब क्या ठीक करने, कोई गाना बजाना होता है क्या? नहीं महाराज अब आपसे क्या छुपाना, बस थोड़ा लेन देन होता है उसको हम समझ जाते हैं, आगे कोई आ ना पाए ध्यान रखना है ना। तो बस जब ये हुआ तो समझ गए कि जब MR के लिए भी साधुओं के साथ प्रतिदिन होने के बावजूद भी उससे भी बड़ा आवश्यक कार्य इस चिकित्सा विभाग की सबसे बड़ी क्षति कराने का होता है, तो आप समझिए किस हद तक इस चिकित्सा के माध्यम से आप अपने स्वास्थ्य की उम्मीद कर सकते हैं। कोई चिकित्सा विभाग का बैठा हो यहाँ पर, अन्यथा ना समझे, हम तो एक एक विभाग की पहले रोज रोज समीक्षा कर रहे हैं। और जहाँ तक चिकित्सा विभाग के होकर के भी जो अपनी चिकित्सा कराने गुरुओं के चरणों में आते हैं, ऐसे लोगों के लिए गुरुओं की हर बात अच्छी लगती है। अभी जो आपके यहाँ जगदलपुर से गुरु भक्त आए, उनका बेटा जो अग्रज साथ में बैठा हुआ है, पहले बहुत नॉटी था, लेकिन अभी टीन एज में पहुंचने के साथ ही अभी 10वीं 11वीं कक्षा में आया हुआ है, लेकिन इतना गंभीर हो गया है कि उसने अपने मेडिकल स्टोर का जो मुख्य डिपार्टमेंट अपने हाथ में लेकर के और पापा को भी थोड़ा थोड़ा रायत देनी शुरू कर दी है कि आप थोड़ा सा अब आराम करें, हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है, हम एक बात आपको अवश्य बता दें कि यदि टीन एज में कोई भी बच्चा अपने पुश्तैनी बिजनेस को संभाल लेता है, सफलता की कुंजी अपने हाथ में ले लेता है। और तुमने यदि टीन एज में किसी का बिजनेस माइंड है, उस समय तुमने उसकी पढ़ाई लिखाई और डिग्री के पीछे खपा दिया, और 10-20 साल जब वहाँ खपा होने के बाद लौट करके आने की यदि उसको दंश झेलनी पड़े, तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। पढ़ाई लिखाई करने इसलिए गया था कि हम बड़ा एक ऑफिसर बन करके आएंगे, और ऑफिसर बनने की बाधाओं में जब वो अपने आप को सफल नहीं मानता और लौट कर आता है, तो एक सबब तो दिमाग में लेकर के आता ही है कि हम असफल होकर लौट रहे हैं। और असफलता जिसकी शुरुआत में हो और फिर वो बिजनेस की शुरुआत करे, कहाँ जाकर के उसके जीवन में कुछ आनंद का अंजाम प्राप्त होगा। इसलिए अपने बच्चों को पहले पूछ लेना, यदि तुम्हें लग रहा है कि उनके बिजनेस गट्स ज़्यादा हैं, पढ़ाई में उनका इतना मन नहीं लगता, तो अनावश्यक उनके लिए पढ़ाई थोपने से बचाना। वो तो बचना चाहता है, पहले आप बच जाना, नहीं तो आप अपराध कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं उसके भविष्य के प्रति। हर व्यक्ति का अलग अलग एक चरित्र होता है, अलग अलग उसका एक मन होता है, लेकिन आपके अपने मन माफिक चरित्र का जब दंश उसको भोगना पड़ता है, तो तुम अपने ही बच्चे से अपने आप की दूरियां बढ़ा लेते हो और बाद में जाके उसको अपराध करने के लिए कारण बना देते हो। तो जैसे समझ लिया, अब बात आई है, अब सुबह सुबह की बात है, अभी अभी तो आए हैं,
उनके पिता ने कहा, अभिषेक ने, कि महाराज, अभिषेक करने के बाद कहा, महाराज 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया और मैथ्स में सबसे अच्छे मार्क्स आए, लेकिन इसने मैथ्स ना चुन करके कॉमर्स चुना। हमने कहा बहुत अच्छा किया। कोई डिग्री और कोई मार्क्स यदि आपके जीवन के भविष्य को निर्धारित करने के लिए कारण बन जाएं, तो आपकी शक्ति आप पर हावी हो गई है, आप शक्तिमान नहीं बन पाए हो। बताओ, ये डिग्रियां आपकी शक्ति हैं कि शक्तिमान हैं? ये शक्ति हैं। ये धन आपकी शक्ति है, बल आपकी शक्ति है, बुद्धि आपकी शक्ति है, आप शक्तिमान हैं। शक्ति शक्तिमान पे हावी ना हो पाए। शक्तिमान को यह पता हो कि मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करना है, तब तो जाके शक्ति उसका साथ देगी, नहीं है तो शक्ति उसको शक्ति दिखा करके बर्बाद कर देगी। और आज ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं, तब तो इसलिए हम आज उस चीज़ की भी समीक्षा करने यहाँ बैठे हैं, क्यों जानबूझ करके एक डिग्री की प्रथा भारतीयों पर थोपी गई, क्योंकि भारतीय लोग 47 के बाद भी गुलाम बने रहें, इसकी उनकी सुखबगाहट पहले से ही हो गई थी। अब जब बात आ ही गई है तो मैं आपको बता देता हूं, गांधी जी जिनको आप आज़ादी के लिए बहुत बड़ा किरदार मानते हैं भी, और जब धीरे धीरे आज़ादी की आंदोलन में वो धीरे धीरे अपनी संविधाएं समर्पित कर रहे थे, एक आइडिया उनके दिमाग में आया कि मैं भाषण देकर के जितने क्रांतिवीरों को तैयार करता हूं, लेकिन बचे हुए समय में मैं सिर्फ मात्र चिंतन करता रहता हूं, लेखन करता रहता हूं, क्यों ना इसका भी सदुपयोग किया जाए और इस आज़ादी की क्रांति को बच्चों बच्चों में फूंका जाए। उन्होंने आइडिया निकाला, मैं पढ़ा लिखा तो हूं ही, क्यों ना किसी विद्यालय में जाकर के मैं अध्यापन करूं और उन नन्ही सी पौध में सरफरोशी का जोश भरूं। उन्होंने तय कर लिया, अब मैं किसी बड़े विद्यालय जहाँ पर बच्चों की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, वहाँ पर जाकर के मैं पढ़ाने का काम करूँगा। और उनको बहुत गौरव था कि मैं अच्छी डिग्री लेकर के विलायत से आया हूँ, बैरिस्टर बन करके आया हूँ, और मेरे पास इतनी मेधा तो है ही, जब मैं भाषण देता हूँ तो लोग मुझसे प्रभावित होते हैं और तैयार हो जाते हैं देश की रक्षा के लिए। तो मैं यदि स्कूल में जाकर के लेक्चर दूंगा तो फिर वहाँ पर छोटी सी पौध में भी जो बहुत अभी गीली माटी के रूप में होती है, उसको आकार यदि तुरंत दे दिया जाए तो बाद में बड़े होने के बाद उनको भाषण दे के तैयार करने की मेहनत को मैं बचा लूँगा। और ये मान करके एक किसी बड़े विद्यालय में वो इंटरव्यू देने पहुँचे, बड़े खुश थे कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो पक्का है ही। पहुँचे, इंटरव्यू हुआ, जितने भी प्रश्न उनसे पूछे गए थे सारे प्रश्नों के बखूबी जवाब उन्होंने दिए। अब जब डॉक्यूमेंट्स फाइल करने की बात थी, दस्तावेज दिखाने की बात थी, वो जो ऑफिसर था उसने कहा हाँ ठीक है, आपका इंटरव्यू तो ठीक हुआ है, अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए। गांधी जी बड़े खुश थे, चलो इंटरव्यू में तो पास हो ही गया, अब डॉक्यूमेंट्स तो उन्हीं के देश की विलायत से लेकर मैं के आया हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। उन्होंने थमा दिए। जैसे ही उसने देखा उसने रिजेक्ट कर दिया, आप इस स्कूल में पढ़ाने लायक नहीं है। गांधी जी बोले क्यों? जब मैं इंटरव्यू में पास हो गया, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है उससे भी बढ़ कर के हैं, अब रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? बोले आपके पास डिग्री है बैरिस्टर की और हमें सिर्फ बीए की डिग्री चाहिए। तो गांधी जी बोलते हैं अरे बैरिस्टर तो बीए का बाबा है, उससे बड़ी डिग्री है, अब इसमें दिक्कत क्या है? और वो डिग्री भी मैं तुम्हारे देश से लेकर आया हूँ, जिस देश से तुम यहाँ पर राज करने आए हो। बोले कहीं से भी लेकर आए हो, लेकिन ये डिग्री यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ सिर्फ बीए की डिग्री वालों के लिए ही पढ़ाने की अनुमति है, बाकी किसी के लिए नहीं। तब गांधी जी के तार झंझनाए, ये तो सोची समझी साजिश है, यहाँ पर योग्यता का कोई अर्थ ही नहीं है, ना उसका मूल्यांकन होता, ये तो अपने मनमाफिक अपने लोगों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त कर पाएं, इसके लिए षड्यंत्र के रूप में डिग्री की प्रथा लेकर के आए हैं। सुन रहे हो आप लोग? आपके बच्चे जिस डिग्री के लिए मोहताज हो रहे हैं, उस डिग्री के लिए बनाने की शुरुआत कैसे हुई थी, इसको भी आप आंक लीजिए।
तो क्या महाराज हम बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल लें, कॉलेज से बाहर निकाल लें? निकाले हुए लोगों का उदाहरण हम पिछले दिनों दे चुके हैं। IITians और बड़े बड़े MNCs में काम करने वाले लोगों ने भी अपने बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला है। हम आपको निकालने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन आप अपने दिमाग से एक बात निकाल लें कि स्कूल और कॉलेज जाकर के आपके बच्चे संस्कार और बुद्धिमान बनकर के लौट के आएंगे। और यदि ये मान के तुम भेज रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये शुरुआत गलती की उन्होंने की थी। कोई व्यक्ति एक बार आपको धोखा दे, गलती उसकी है, लेकिन बार बार धोखा दे, गलती आपकी है। समझ रहे हैं आप लोग? अब हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजों की गलती हम भोग रहे हैं, अब हम अपनी ही गलती खुद भोग रहे हैं। अंग्रेज जा चुके हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो उन्होंने बीज बोए हैं, उन बीज की फसल हम लहलहाते हुए देख रहे हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं ऐसे जिनके मन में ये बात घर कर जाती है कि नहीं, अब शिक्षा, चिकित्सा और भाषा, इन तीनों को हमारी मातृभूमि से उपजा हुआ ही होना चाहिए। अब जब बात आ ही गई है, एक बात और मैं आपको बता दूं। आप लोग जिन चीज़ों को लेकर के आश्वस्त हैं और जिन चीज़ों को लेकर के आप विश्वस्त हैं कि नहीं, हम जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से चलने में हमें सफलता तो हमें बार बार मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। सफलता की सोच लेकर के आगे बढ़ना आवश्यक होता है, लेकिन सफलता के पैमाने और सफलता के मायने, इन दोनों के साथ चलोगे तब जाके सफलता आपका साथ देती है, नहीं तो सफलता कभी भी भड़क जाती है। धीरे धीरे करके इस पूरे भारतवर्ष पर गुलामी का मंजर लहलहाने लगा और बात यहाँ तक पहुँच गई। अब लोग अपने आप को बहुत थका हुआ सा, बहुत ऊबा हुआ सा, बहुत घुटा हुआ सा महसूस करने लग गए। लेकिन करें क्या? कोई रास्ता समझ में नहीं आता। हमने जिनके लिए आओ भगत करने के लिए सुविधा दी थी, जब देश रक्षा ही देश भक्षा का कारण बन जाए, अब कौन बचाने आए? चारों तरफ एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। लोग अपने घरों में तो हैं, लेकिन घर में कैद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में कैद खाना हमारा घर बनने को है। और एक के बाद एक कैद खाने भरते चले गए। लेकिन जैसे ही आज़ादी की अलख हर घट घट में पैदा होती चली गई, चाहे वो अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल हो, चाहे भारत की बड़ी बड़ी जेलें हों, हर जगह क्रांतिवीरों के उस जुनून के आगे फांसी के फंदे कम पड़ने लग गए। फांसी के फंदे कम पड़ पाना बहुत बड़ी बात है। लोग फांसी के फंदों को झूलने के लिए ऐसा मानते थे जैसे किसी बहुत बड़ी सभा में हार पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा हो। नहीं है तो मनमाफिक सम्मान नहीं होता, तो लोग अपने आप को फांसी पर लटका हुआ सा मानते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? महाराज बीच बीच में आप ऐसी बात क्यों कह देते हैं? अब पता नहीं क्यों कह देते थे, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन जिसको अपने गुणों का सम्मान महसूस नहीं होता, वो गुणी के द्वारा सम्मान किया जाना कोई बड़ा सम्मान नहीं मान सकता। वर्चुअस ऑलवेज इटसेल्फ ए अवार्ड। गुण अपने आप में एक अवार्ड की भांति होते हैं, और जो गुणों के अवार्ड को नहीं पहचान पा रहा है, वो वस्तुओं के अवार्ड का बोझ लिए घूम रहा है। और वस्तुओं का अवार्ड बोध नहीं देता, बोझ पैदा करता है, और गुणों का अवार्ड बोध पैदा करता है। धीरे धीरे करके क्रांतिवीर इकट्ठे होते जा रहे हैं, और मीटिंग करने के लिए कोई ऑफिस नहीं होते थे, ना कोई NGO होते थे। एक एक घर में बदल बदल कर मीटिंग्स हुआ करती थी। अब हमारे आगे हमें क्या अंजाम देना है, आगे कौन सी योजना बनाना है, ताकि धीरे धीरे हम इन पर कुछ हावी हो सकें। इस बीच में फिरंगियों भी अपनी मीटिंग करने लग गए कि अब इनको आज़ादी देना ही शायद एक अंतिम सबब होगा, लेकिन आज़ादी इतनी आसानी से हम नहीं देंगे। बात आई, जो एकजुटता इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, कलऊ एकता बलम, इस एकजुटता को तोड़ा गया है।
फूट डालो और राज करो। ये नीति आज तक चली आ रही है। अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजों ने इसकी बीजारोपण कहे, लेकिन इसके विष के समान फसल आज भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग गुट बन जाएं तो उन गुट में भी गुट नहीं होते। जिसके अंदर गुट बनाने का गट आ जाता है ना, वो गुट में भी और गुट बना लेता है। महाराज क्या कह देते बीच बीच में, पता नहीं हम क्या कह देते हैं। जो देखते हैं वो हम कह देते हैं। हालांकि यहाँ की हम बात नहीं कर रहे, जो हमारे दिमाग में कहीं और की बात आती है वो हम कह देते हैं। अब कहीं और की कहाँ की है भगवान जाने, आपकी है तो आप समझ जाना, कहीं और की है। अपन समझते हैं कि देखो वो पार्टी और ये पार्टी है, उस पार्टी के अंदर कितनी पार्टीज हैं पता नहीं होता। ये तो तब पता लगता है जब पार्टी के अपने अपने महाधिवेशन होते हैं। इसलिए हमने पार्टी को कोई बड़ा सौभाग्य दिया ही नहीं। पुण्य का द्वार खोलने का सौभाग्य भी महिला समिति और महिला परिषद को नहीं, महिला समाज को दिया है। और यदि इसमें तुम पार्टी बनाने लग जाओ तो फिर हमारा आशीर्वाद नहीं, ये भी मान लेना। पार्टी नहीं, अपना पार्टिसिपेट करना जानो तो फिर आप एक ही पार्टी के नीचे आ जाएंगे जिसका नाम महिला समाज है। अब पुरुषों की बात हो तो उसमें भी पंचायत सभा हो चाहे वो ट्रस्ट कमेटी हो, इसमें भी हम कुछ नहीं समझते। जिस दिन हमें समझ में आ गया, जितना अच्छा आशीर्वाद देना आता है उतना वापस लेना भी आता है। महाराज वापस लिया जाता है, हाँ, सब तरीके अपने पास हैं। और जब आशीर्वाद देने से काम नहीं बनता तो आशीर्वाद वापस लेने से जल्दी काम बनने लग जाता है। इसके तो आप पिछले जहाँ जहाँ चातुर्मास करके हम आए हैं उनसे कहीं पूछ लेना कि महाराज कभी आशीर्वाद वापस लेते भी हैं, तो कहेंगे भैया इस आशीर्वाद वापस लेने की जो कहर से बच जाना, नहीं तो इतना खतरनाक होता है कि बहुत मुश्किल पड़ जाती है। इसलिए आप लोग अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किए हैं कि हमें आशीर्वाद वापस लेने के बारे में सोचना पड़े। आगे ना करना नहीं है तो फिर हमें सोचना पड़ सकता है। तो बस धीरे धीरे वहाँ पर फूट डालो और राज करो की नीति काम करने लग गई। आज़ादी के बाद की बात भी हमें कहनी पड़ती है और आज़ादी के पहले की बात तो अपन कर ही रहे हैं। कैसे किया जाए? शुरुआत हुई सांप्रदायिक विस्फोट से। और जब द्वितीय विश्व युद्ध अथवा प्रथम विश्व युद्ध की बात थी, उस समय ब्रिटिश सेना में ब्रिटिशर्स कम हुआ करते थे। मरने के लिए भारतीयों को आगे आना पड़ता था। और उस वक्त हुआ ऐसा कि जो कारतूस हुआ करते थे, उन कारतूस में गोमांस या गोमांस चर्बी लगाना प्रारंभ कर दिया, जिसको मुख से पहले खोलना पड़ता था, तब जाके वो बम विस्फोट करता था। बस यहीं से शुरुआत हो गई भारतीय एकता के विखंडन की। और भारतीय एकता जो न सिर्फ आर्थिक रूप में थी, सामाजिक रूप में थी, सांप्रदायिक रूप में थी, पारिवारिक रूप में थी और राष्ट्रीय रूप में थी, उन सब का एक ही आधार था। हम अपने आप में लेन देन करेंगे तो सही, लेकिन उस चीज़ का लेन देन करेंगे जो रुपयों पैसों में नहीं होता, जो वस्तु की आवश्यकता के रूप में होता है। किसी को गेहूं चाहिए है, गेहूं मिल जाएगा, और बदले में जो देने वाला है उसको नमक चाहिए तो नमक मिल जाएगा। ऐसे आपस में वाल्टर ट्रांजैक्शन वहाँ चलता था, जिसको वस्तु विनिमय बोला जाता है। आज आपको जानकर के खुशी होगी, ये वस्तु विनिमय आज भी भारत में एक स्थान पर चल रहा है। वहाँ पर कोई मनी ट्रांसफर नहीं होता कि आप पैसा दो वस्तु खरीद लो। पहले वस्तु विनिमय होता था, बाद में फिर मुद्रा विनिमय होने लगा, फिर पेपर विनिमय होने लगा, अब तो सिर्फ वायदा का बात है। MCX पता नहीं क्या है, करोड़ों बोरियां अनाज बिक जाता है और एक भी दाना सामने दिखता नहीं। सुन रहे हो? कितना बड़े व्यापारी हो गए, करोड़ों अरबों बोरियों के वादे हो जाते हैं और व्यापार हो जाते हैं, मुनाफे हो जाते हैं और घाटे हो जाते हैं, एक भी दाना सामने नहीं। हमें लगता है नरकों की तैयारी अभी हो गई। वो पढ़ते ना छेड़ाला में, क्या पढ़ते? हाँ, 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। कितनी भूख लगती है कि 3 लोक का पूरा अनाज खाने की क्षमता आ जाए,
लेकिन मिलने के लिए एक कण भी नहीं मिलता। ऐसे ही वायदा व्यापारी हो गए हैं, तैयारी कर रहे हैं नरक की कि पूरा व्यापार हो गया, 3 लोग के व्यापार का पूरा परिग्रह अपने माथे में भर लिया, लेकिन एक भी कण नहीं है। अब इतना बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह जब तुम्हारे भावों के साथ जुड़ जाएगा, यही पाप तो नरक के लिए ले जाने के लिए कारण बन जाएगा। कर रहे कि नहीं कर रहे? पहले यहां कर रहे, फिर नरक में होगा। याद करोगे, अवधि ज्ञान उस समय होता है आपके पास। ये बात अलग है कि विभंगावधि होता है, कुअवधि होता। याद करोगे यहाँ हम कैसे आ गए? हाँ, MCX में काम करते थे, वहाँ भी एक कण नहीं दिखता था और यहाँ पर भी एक कण देखने को नहीं मिलता। अब पहले व्यापार करते थे, अब आहार करो। महाराज आहार कैसे करें? जैसे पहले व्यापार करते थे, एक कण भी नहीं तो व्यापार होता था। आज तुम्हें भूख लगी है, एक कण नहीं है, अब आहार करो। क्या आहार करो? थारी मारी करो, मारा पीटी करो। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए बहुआरंभ परिग्रह तम नारकस्यायुषः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह ये नरकायु के बंध के कारण है। स्वामी उमा स्वामी महाराज ये वाली बात कह गए, लेकिन हमें समझना है कि हम अपने धन के कितने स्वामी हैं। दानी ही होता है जो संपत्ति का हकदार है, बाकी सब तो संपत्ति के चौकीदार है। फिर से कहें, जो दानी है वही संपत्ति का हकदार है, बाकी सब तो संपत्ति के चौकीदार हैं। चौकीदारी बचपन से की है और बात तक करते रहोगे, क्योंकि तुम्हारा संपत्ति तुम्हारे सदुपयोग में आ ही नहीं रही है, परमार्थ में लग ही नहीं रही है। पाप में लगाने वाली संपत्ति तो चौकीदारी को भी मिल जाती है, और तुम्हारी संपत्ति भी पाप में ही लगती रहे, चौकीदार से बढ़ के क्या कहलाओगे। इसलिए बहुत बड़ी बात, अब बात आ ही रही है तो एक बार बात कह दूं उसी अग्रज बेटे की। पिछले वर्ष जिंतूर में भी हर वर्ष आते हैं ये लोग, पिछले वर्ष जिंतूर में भी आए। उस वक्त हमने कहा था, बेटा अब तुम पापा के बिजनेस को संभालने लग गए हो, अभी तक पापा दान करते थे, अब तुम्हें एक वर्ष में जितना तुम कमाओगे अपना दान करना है। हम तो भूल गए थे उस बात को कह के, सुबह सुबह आकर के बताते, बोले महाराज पापा बोलते उसके, बेटा पिछले बार की बात को याद करके अब अपनी पिछले वर्ष की कमाई का दान करने यहाँ पर आया हुआ है। ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे बच्चों के संस्कार के लिए आपकी बहुत अच्छी अनुमोदना होनी चाहिए कि गुरु भूल जाएं लेकिन भक्त ना भूले। और यहाँ पर हालांकि बहुत बड़े दानी हैं, 90% लोग बहुत दानी हैं यहाँ पर, 10% की हम बात नहीं करते, क्योंकि 10% कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खींचना चाहते हैं। क्या? हम आशीर्वाद नहीं खींचना चाहते, लेकिन वो आशीर्वाद जिसको मिल रहा है उसको पीछे खींचना चाहते हैं। होते हैं लोग ऐसे, अब क्या कर सकते हैं। 100% यदि आदर्श कायम हो जाए तो पूरा संसार मोक्ष में पहुंच जाए, इसलिए कुछ बचे रहेंगे यहाँ पर, उनसे संसार चलेगा। आप घबराना नहीं कि सभी महाराज यदि वहां पहुंच जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, ऐसे लोग बचे रहेंगे, आप चिंता मत करना। आप तो यहाँ ना रह जाओ इसकी चिंता करो और जल्दी ऊपर पहुंचने की तैयारी करो, नहीं तो वहाँ जगह बहुत कम है, 45 लाख योजन ही है। लेकिन चिंता मत करना, पूरा खचाखच सिद्धशिला भरी हुई है, तो भी आप पहुँच जाओगे तो आपको उतना ही स्थान मिलेगा जितना पहले व्यक्ति को मिला था, और पहला कोई था नहीं, क्योंकि अनादि है और अनंत है। तो बस एक के बाद एक, जब वो कारतूस में गौमांस की चर्बी लगा दी गई तो हिंदू तो इससे बचने लगा, और सूकर की चर्बी भी लगा दी गई, मुस्लिम उससे बचने लगा। अब जैसे ही एक दूसरे के कारतूस एक दूसरे के पास पहुँचे, यहीं से विस्फोट शुरू हुआ। बम बाद में विस्फोट करता, एकता पहले विस्फोटित हो गई, बस शुरुआत हो गई। एक के बाद एक हथकंडे अपनाए, पहले कानूनों को ला करके, फिर फूट डालो और राज करो की नीति अपना करके। जो नीतियां और कानून प्रजा की भलाई के लिए होती हैं, यहाँ पर प्रजा के बर्बाद करने के लिए नीतियां और कानून बनाए गए। आप लोग बहुत बड़े गौरवशाली हो कि आज आपकी भलाई के लिए नीतियां बनती हैं, लेकिन कुछ लोग अपना भला उससे कर लिया करते हैं। बताओ, सरकार की जितनी नीतियां आती हैं प्रजा की भलाई के लिए आती कि नहीं आती? हाँ, आती कि नहीं आती हैं? इतना अनाज आता, इतना अनाज आता कि वो जब कुछ लोगों के भले के लिए काम हो जाता तो उसके टेंडर निकलते हैं,
टेंडर काय के निकलते हैं? FCI के। ये कहाँ से आ गया? ये तो जनता के लिए था। जनता के लिए तो था, लेकिन जनता के लिए अब काम नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? जनता का पेट बहुत भर गया है। कुपोषण की शिकार जनता इतने पेट भर चुकी है कि अब ऊपर के लोगों का पेट भरने के लिए कारण बन गई है। एक बहुत अच्छी बात हम कह दें, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है और शासन प्रशासन पूरे इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए तैयार हैं। मैं एक अच्छी बात कहना चाहता हूं कि प्रजा की भलाई के लिए प्रजा का उत्थान करना आवश्यक है, लेकिन ऐसा उत्थान मत कर देना जिससे प्रजा कमजोर हो जाए। तुम उनको बिना मेहनत किए पेट पालना सिखा दोगे तो तुम उनके पेट में जो गया है वो पाप के लिए कारण बना दोगे। भले ही पापी पेट का सवाल ऐसा कहते हो, लेकिन जो परिश्रम की पूंजी और उससे पुण्य कमाता है, बदले में शासन उनका अन्नदाता बन जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अन्नदाता जो किसान माना जाता है वो भी आपके सामने हाथ फैला करके अपने ही उगाई गई पूंजी को आपसे वापस मांगने के लिए मोहताज हो जाए, और वो लोग जो नाकारा हैं उनके लिए उस अन्नदाता के अन्न से पेट भरना शुरू हो जाए, देश का पतन यहीं से प्रारंभ हो जाता है। आज आप अपने घर में लगे हुए नौकरों के स्वामी नहीं, नौकर के नौकर बन चुके हो। इंतजार करते हो कब नौकर आएगा हमारी दुकान खुल पाए। इंतजार करते हो कब काम बाल वाली आई तब जाके हमारे बर्तन साफ हो पाए। बहुत अच्छी बात बीच में आ गई। एक दार्शनिक कन्फ्यूशियस नाम सुना होगा आपने, चीनी दार्शनिक था, लेकिन चीनी होने के बावजूद भी भारतीयता से काफ़ी समृद्ध था। एक बार एक जंगल में लेटा हुआ था, अपने माथे पर हैट लगाए हुए। हैट वैसे सर पर लगता है, लेकिन लेटा हुआ है तो अपने चेहरे पर ढक के सो रहा है। लेटा हुआ है और पैर की हुई है रोड की ओर, जिस रोड से वहाँ के सम्राट की सवारी निकल रही है रथ पर। और सम्राट इतना प्रजा को संतुष्ट करने वाला था कि पूरी प्रजा उसका बहुत इज्जत करती थी, आदर करती थी। लेकिन क्या देखता है, एक व्यक्ति जैसे ही सम्राट का रथ निकला, इतना लाव लश्कर निकला, उसके आवाज़ से भी उसकी नींद नहीं खुली और उसी की ओर पैर करके वो लेटा हुआ है। वो देखता है, सारथी को बोलता है रथ रोको। जैसे ही रथ रुकता है, नीचे उतर करके आता है, वो उसको लगा कहीं ऐसा तो नहीं ये मरा हुआ व्यक्ति हो या बेहोश हो, इसलिए तो इतनी आवाज़ के बावजूद भी ये नहीं उठा। उठ जाता तो पक्का है मेरी ओर पैर करके नहीं सोता होता। पूछता है कौन हो तुम? वहां से आवाज आती है सम्राट। सम्राट पूछ रहा है कौन हो तुम? वो बोलता है सम्राट। अब तो बोले होश में तो हो? मैं तो हूं, अपनी खुद जान लो। अब तो और बड़ी बात हो गई। सम्राट किसी सड़क छाप व्यक्ति से पूछे कौन हो तुम, और वो बोल दे कि सम्राट, और जब दोबारा पूछे कि होश में तो हो, बदले में जवाब आ जाए मैं तो हूँ, अपनी खुद जान लो। अब बताओ सम्राट के दिल पे क्या गुजरेगी। लेकिन वो सम्राट इतना भी तानाशाह नहीं था कि इसकी इस बात को सुनकर ही उसका सर कलम कर दे। आगे प्रश्न फिर करता है, तुम्हें पता है इस देश का सम्राट कौन है? बोले पता है। बताओ कौन है? बोले मैं। अब तो समझ गया कि पागल है। बोले अपने आंख पे से हैट तो अलग कर ताकि तेरी आंख खोल पाए और देख पाए कि तेरे सामने सम्राट खड़ा है। बोले मैं तो अपनी आंखों पे से पर्दा अलग कर दूंगा, लेकिन तुम अपनी आंखों से अभिमान का पर्दा अलग करो, क्योंकि मैं असली सम्राट हूं। अब तो काटो तो खून नहीं वाली बात। इतना सहन कर पाओगे बताओ? क्यों? अपने अपने घर के मालिक हो। मालिक होने के बाद तुम्हारे घर के व्यक्ति तुम्हारे सामने ऐसा यदि जवाब दे दें तो कैसा लगेगा? जमीन खुद जाए, या तो अभी गड़ जाऊं
या फिर सामने वाले को व्यवस्थित कर दूं? सोचोगे ना ऐसा? अब देखो, जब वार्तालाप प्रारंभ हो ही गया, धीरे से वो अपना हेड अलग करता है, बैठता है। बोले तुम्हें शर्म नहीं आती सम्राट के सामने ऐसी दकनूसी बात करते हुए? अब इसमें शर्म किसकी बात? मैंने तो कहा नहीं कि आप मुझसे बात करो, आप ही अपनी सवारी से उतर करके आए। मैं तो आसान से चैन की नींद सो रहा था, लेटा हुआ था, आपकी गाड़ी की गड़गड़ाहट ने मेरी थोड़ी सी नींद खराब की, उठ गया था। उठने के बाद भी तुम सम्मान देना भूल गए। सम्राट सम्मान देता नहीं, लोग सम्राट का सम्मान करते हैं। क्यों? सम्राट सम्मान देता नहीं, लोग सम्राट का सम्मान करते हैं। जब ये वाली बात और हो गई, अब तो हद हो गई। बोले तेरे पास है ही क्या? भिखमंगा लगता है, सम्राट बोलता अपने आप को। तुम्हें पता है सम्राट किसको बोलते हैं? पता है। तो तेरे पास है क्या उसमें से? न तेरे पास सैनिक हैं, न सेवक है, न कोई लाव लश्कर है, न वैभव है क्या? फटे हाल तो घूमता है और सम्राट बोलता है, बोलता असली सम्राट। अब वो जो बात कहता है आप सबको सुनने लायक है। बोले सेवक तो उसको चाहिए जो अपना काम खुद ना कर पाता हो। मैं अपना सारा काम खुद करना जानता हूं, इसलिए असली सम्राट हूं। और रही बात सैनिक की, सैनिक उसको चाहिए जिसके शत्रु हों, विरोधी हों, दुश्मन हों। मैं जिस व्यक्ति को भी मुस्कान की निगाह से देख लेता हूं, वो मेरा दीवाना हो जाता है, मेरा मित्र बन जाता है। इसलिए सैनिक की मुझे आवश्यकता नहीं, इसलिए असली सम्राट हूं। और लाव लश्कर और वैभव उसको चाहिए जो दरिद्र हो, गरीब हो। मैं तो जिसके कंधे पर हाथ रख देता हूं, वो मेरा गुजारा बड़े सौभाग्य से कराता है, इसलिए मैं असली सम्राट हूं। अब बताओ असली सम्राट तुम हो कि मैं? और ये बात सुनकर के उस दार्शनिक की, वो जो वाकई में सम्राट था, उसके चरणों में गिर जाता है। बोले बाप असली सम्राट तुम ही हो, मैं तो सिर्फ ऊपर से दिखाता फिरता। तो ऐसे ही तुम असली सम्राट थे, लेकिन उन फिरंगियों ने तुम्हारे लिए सड़क छाप साबित कर दिया। तुम अपना काम करना भूल गए, और इस हद तक भूल गए, अभी तक तो तुम अपना काम नौकरों के भरोसे करते थे। जब तुम्हें नौकर मिलना बंद हो गए तो तुम पहुंच गए एआई की गिरफ्त में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। 2-3 दिन से ये विषय अछूता था। लोग जो बाहर सुन रहे हैं वो बार बार सोच रहे होंगे महाराज जी एआई की बात कब आगे बढ़ाएंगे। आप इत्मीनान रखें, एआई की बात भले एआई बहुत जल्दी बढ़ा चुका हो, उसकी समीक्षा करने के लिए हम बहुत धैर्य की आवश्यकता महसूस करते हैं। और आपके अंदर भी पेशेंस हो। महाराज आपने 3 दिन पहले एक बात छोड़ी थी कि सारे सेक्टर्स में नौकरियां खत्म होने की कगार पर हैं, और बिल्कुल तथ्य के आधार पर आपको बताया था कि मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, प्रशासन, न्याय प्रणाली और शिक्षा विभाग, इन सब में अब मनुष्यों की कोई आवश्यकता नहीं। अभी तो एआई का ज़माना है, एजीआई जैसे ही आएगा इन सब से नौकरियां बिल्कुल खत्म, बिल्कुल तो खत्म नहीं होंगी, लगभग खत्म होने को हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूले को लेकर के सेवाएं दी जाती हैं, और जहाँ पर फिक्स्ड फार्मूला होता है वहाँ पर एआई को काम करने में कोई गुरेज नहीं। तो हजारों एम्प्लॉय का काम यदि एक एआई रोबोट कर सकता है, तो व्यर्थ का पैसा बर्बाद कौन करेगा? ना शासन करेगा, ना प्रशासन, ना कोई कंपनी, ना कोई संस्था। तो इन सब सेक्टर से नौकरियां गायब होने को हैं। अब इन सब, हाँ, और बैंकिंग, यहाँ पर भी अब किसी मनुष्य की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर कहाँ आवश्यकता पड़ेगी ताकि महाराज हम उसके लिए तैयारी कर लें? मतलब तैयारी तो तुम नौकरी के लिए ही करोगे। ये भी दंश तुम्हारे दिमाग में घुसा के रखा है उन्हीं फिरंगियों ने जो 47 के पहले तुम्हारे पास थे, लेकिन 47 के बाद बच गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो महाराज बता दो किन सेक्टर्स में नौकरियां मात्र बचेंगी ताकि हम उन सेक्टर की ओर पढ़ाई करें। पढ़ाई का लक्ष्य नौकरी बनाओगे तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन पढ़ाई का लक्ष्य अपने आप को टू ट्रेन्ड माइंड एंड कैरेक्टर इज कॉल्ड एजुकेशन, इस नीति के तहत बनाओगे
तो मैं बता सकता हूं किन सेक्टर्स में नौकरियां बचने वाली हैं। सुनना चाहोगे? अभी तो आपके बच्चे बैंकिंग में, एसएससी में, पीएससी में, यूपीएससी में, नीट में, जेईई की तैयारी और क्लैट की तैयारी के लिए तैयार हैं। इन सब में नौकरियां खत्म होने की कगार पर हैं। इसके अलावा तो तुम तैयार करते नहीं अपने बच्चों के लिए। करते हो? बताओ। जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं अथवा पढ़ लिख करके जॉब कर रहे हैं, जिन भी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, तुम आश्वस्त मत होना कि एमएनसी में, प्राइवेट कंपनी में काम करने वो बड़ा लोहावना करोड़ों का पैकेज पाने वाला तुम्हारा बेटा कुछ सालों में वापस लौट कर नहीं आएगा। अरे तुम्हारी सेवा के लिए लौट कर आता तब तो तुम पुण्यवान होते। कंपनी की दुत्कार करके लौट कर आएगा तो उसके पाप का और उसके अभावेपन का हम क्या जिक्र करें। लौटेगा, तैयार रहिए। महाराज आप बद्दुआ दे रहे क्या? हम क्या बद्दुआ देंगे? तुमने ही बद्दुआ दी अपने बच्चों को जो घर से निकाल के कंपनियों की सेवा करने के लिए लगा दिया। अरे पाला तुमने, सेवा कंपनी ही कर रहा है। जब कंपनी उसको 2 टुकड़े दे करके वापस लौटा देगी तो कंपनी की सेवा से भी वंचित हो जाएगा और माता पिता की सेवा करने का तो उसको अभ्यास भी नहीं है, क्या सेवा कर पाएगा। इसलिए वो सौभाग्यशाली हैं जिनके बच्चों के अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी बच्चे उनके पास हैं। अच्छे मार्क्स आने के बाद भी बच्चे उनके पास हैं। तो महाराज सुनते हैं पहले के लोग भी तो नौकरी करते थे। सुनते हैं बनारसी दास जी ने भी नौकरी की, सदाशिव दास जी ने भी, पंडितों ने नौकरी की है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने नौकरी नहीं सेवा की है। नौकरी और सेवा में फर्क होता है, जॉब और सर्विस में फर्क होता है। आप लोग के बच्चे तो जॉब करने गए हैं ना, हम सर्विस की बात करना चाहते हैं। सुनना चाहते हो आप लोग सर्विस और जॉब का अंतर? तो सुनिए, सर्विस और जॉब का अंतर। जो पंडित लोग राजा महाराजाओं के यहाँ सेवा देने जाते थे और उनकी सेवा से और निष्ठा से प्रसन्न होकर के जब उनके स्वामी यानी राजा उनकी तनख्वाह बढ़ाते थे तो वो तनख्वाह वापस लेकर पहुंच जाते और कहते, दीनानाथ आप यदि मेरी सेवा से प्रसन्न हुए हैं और ये प्रसन्नता मेरे पुण्य के उदय में आई है तो कृपया करें मेरे पुण्य को बढ़ाने का समय बढ़ा दो, बदले में भले ही मेरी तनख्वाह काट लो। ये सेवा का संतोष होता था। और आज जॉब का संकलेश आप देखिए, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, अपने परिवार से दूर रह करके, अपने बच्चों से दूर रह करके और अपने माता पिता से दूर रह करके। उसके बावजूद भी यदि उनको ओवर टाइम करने पर बोनस मिलना हो तो वो तैयार खड़े पाए जाते हैं, हम इतना ओवर टाइम देंगे, कितना पैकेज और बढ़ जाएगा। ये जॉब का संकलेश है। तो बताओ तुम सेवा का संतोष पाना चाहते हो कि जॉब का संकलेश? और तुमने अपने बच्चों को संकलेश के लिए बाहर भेजा है कि संतोष के लिए? महाराज संतोष ही धन है। हम रख के बैठे हैं, बेटा भले ही चला गया कम से कम नाम तो कर रहा है। क्या नाम कर रहा? क्या नाम कर रहा बताओ? हमारा बेटा कलेक्टर है महाराज, बहुत अच्छा। हमारा बेटा मिनिस्टर है, हमारा बेटा डॉक्टर है। यदि तुम्हारा बेटा कलेक्टर, मिनिस्टर, डॉक्टर है तब भी हम अच्छा मानते हैं। लेकिन कब? जब कई डॉक्टर्स सेमिनार कर रहे हों, सम्मेलन और शिविर कर रहे हों, वहाँ पर उनसे पूछा जाए तुम्हारी असली पूंजी क्या है और वो बताने में फख्र कर पाएँ हमारी असली पूंजी हमारे माता पिता हैं, तब तो हम मानेंगे कि वो तुम्हारे डॉक्टर बने हुए बेटे कुछ संस्कारवान है। लेकिन यदि वहाँ पर बमुश्किल अपना इलाज कराने के लिए माता पिता पहुँचते हैं शहरों में, और शहरों में अपने बेटे के घर पहुँचते हैं और बेटे अपने आप को लज्जित सा महसूस करते हैं, तो फिर सोचो तुमने अपने बेटे को अपने सामने लज्जित होना सिखा दिया है तो किस निर्लज्ज को पैदा किया है। महाराज हमारे बेटों के बारे में इतना कठोर तो मत बोला करो। कठोर हम नहीं बोल रहे हैं, कठोर तुमने कर दिया है उन बच्चों को, है कि नहीं बताओ? माता पिता मेहमानों की तरह अपने बच्चों के पास रुकने जाते हैं ताकि बच्चों को ये न लगे कि हमने उनको पूरा छोड़ दिया है, और मेहमान की बजाय मेजबान बनकर रुक जाएं
तो फिर वही बच्चे वृद्धाश्रम भी जानते हैं और अनाथ आश्रम भी जानते हैं। लोग कहते हैं महाराज वृद्धाश्रम भी खुलने चाहिए, बहुत हो गए मंदिर, वृद्धाश्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। अब तो ये छोटे छोटे कस्बे हर घर वृद्धाश्रम में तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि उनके बच्चे तो अब मेट्रो सिटी में पहुंच चुके हैं। अब क्या आवश्यकता है वृद्धाश्रम की? सारे वृद्ध तो हैं ही घर में। अब आहार देने के लिए बच्चों को सौभाग्य कहाँ मिलता? वो गया जमाना 2001 का और उसके पहले का, जब आहार में भीड़ लगती थी सिर्फ बच्चों की, युवाओं की। वृद्धों से बोला जाता था आप नई आंखों वालों से दिखा करके देना। अब तो वृद्ध बोलते हैं एक आध नई आंख वाला बता दो, ताकि उससे दिखा करके हम साधु को आहार प्रदान करते हैं। कितना अंतर आ गया 20 सालों में। सोचो, जिस साधु के आहार हाथ में एक गिलास प्रदान करना, चक्रवर्ती सम्राट भी अपने आप को वैभवशाली मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अपने आप को बहुत गौरवशाली मानता था। ऐसे गौरवशाली सम्राटों की परंपरा जिस भारत की थी, इन फिरंगियों की परंपरा ने उसको ध्वस्त कर दिया है। सिर्फ इस नौकरी की लुभावने पैकेज को और आकर्षण को बता करके तुम्हारे संस्कारों को और तुम्हारे संस्कारी पूतों को भी तुमसे दूर कर दिया है। इसलिए तो बोलना पड़ता है 15 अगस्त जब आएगा आएगा, लेकिन तुम्हारी गुलामी तुम्हारे माथे चढ़कर बोल रही है 15 अगस्त के बाद भी कायम रहेगी, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन कभी तो छूट जाए, इसके लिए भी हम भरसक मेहनत करने का प्रयास करते हैं। और जिनके अंदर से ये गुलामी छूट रही है, छूट चुकी होती है, वही तो फक्र मान करके संकल्प पत्र से अपने आप को संकल्पित करते हैं कि हम मात्र ऐसे जनालयों का निर्माण नहीं कर पा रहे जहां पर 24 जनालय और सहस्त्र जनालय का निर्माण होगा। हम मात्र उस अतिशय क्षेत्र का निर्माण नहीं कर रहे जिसमें पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे लिए अतिशय बनकर सामने आएगा। अरे हम तो अपने भविष्य का और परिवार का ऐसा सुरक्षित गौरवशाली भविष्य तैयार कर रहे हैं जहां पर हमारे बच्चे हमारे हाथ में रहने की गुंजाइश बढ़ा पाएंगे। क्योंकि ऐसे अतिशय क्षेत्रों के बहाने ही गुरुजन तुम्हारे गांव में आएंगे। यदि ये नहीं हो तो जैसे पूज्य गुरुदेव तुबोंदी चातुर्मास के बाद 2-3 बार आपके गांव के 15 किलोमीटर दूर से निकल गए थे। क्यों? तुम्हारे यहाँ आने का कोई जरिया ही नहीं था, कोई कारण ही नहीं था। तुबोंदी क्यों गए जब वहां कोई समाज नहीं? क्योंकि वहां अतिशय क्षेत्र था। और मुंगावली भली 50 साल बाद आए, क्यों आए? क्योंकि वहां पर अतिशय क्षेत्र बनने की गुंजाइश थी। और ऐसे यदि अपने बच्चों के कल्याण और भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे बड़ा जरिया जो गुरु होते हैं, उनको लाने के लिए यदि हम अपना थोड़ा सा धन समर्पित कर रहे हैं, तो समझना तुमने अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित करने का बहुत बड़ा प्रयोग कर लिया है। नहीं है तो बच्चे तो आपके वियोग के लिए पहले से ही तैयार है। और जो सोचते हैं पत्थरों में पैसा खर्च कर रहे हैं, हालांकि यहाँ के लोग तब सोचना बंद कर दिए हैं। 14 तारीख के पहले सोचते थे, अब तो ऐसा सोच निकल गई है। क्योंकि 14 जुलाई ना, हाँ 14 जुलाई के पहले तक बहुत नकारात्मकता थी। धीरे धीरे हर व्यक्ति उस सकारात्मकता से भर दिया है। वो समझ गया है पत्थर दिल थे जो अभी तक पूर्वजों के गौरव को ही मात अपना गौरव मानते थे। क्योंकि खजुराहो और बड़े बड़े क्षेत्र जहां पर हजारों वर्ष प्राचीन जिनालय हैं और जिनको देखने के लिए फिरंगी भी यहाँ पर आके ललचाते हैं, और हम देखते हैं और फक्र मनाते हैं कि देखो हमारे पूर्वजों ने कैसे अपने आप जिनालय बनाए जो 1000 वर्ष बाद भी आज पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तुम फक्र तो महसूस करते हो लेकिन फिक्र नहीं करते। तुम आनंद तो मनाते हो लेकिन अफसोस नहीं करते। अरे तुम्हें अफसोस करना चाहिए, उस समय संसाधन नहीं थे, उस समय पूंजियां कम थी, उस समय परिश्रम तो बहुत था लेकिन बुद्धियां कम थी। उसके बावजूद भी हजारों वर्ष तक लोगों को आकर्षित करने वाले ऐसे वैभवशाली क्षेत्रों के निर्माण हमारे पूर्वजों ने करा दिए। और आज तो सारे तमाम संसाधन मौजूद हैं, क्रेन मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, CNC मशीन आ गई है और हमारे पास बुद्धि AI के रूप में बहुत बढ़ गई है। लेकिन आज हम अपने मात्र पूर्वजों के टुकड़ों पर पल रहे हैं, अपने आप को टुकड़ा टुकड़ा करके।
आज तो हम ऐसे जनालय इतने बना सकते हैं ताकि पूरे विश्व के लोगों को आकर्षित कर पाए कि वीतरागता को भी यदि हम अनुराग करते हैं तो ऐसे नक्काशीदार और पत्थर के जनालयों को निर्माण करने के फक्र हम महसूस करते हैं। वीतरागी भगवान भले नहीं कहते कि तुम हमारा मंदिर इतना सुंदर बनाओ, लेकिन हमारे मन को इतना सुंदर वो कर देते हैं कि हमारा फर्ज बन जाता है कि वीतरागी का मंदिर हम वीतरागी नहीं, सबके अनुराग को पैदा करने वाला बनाएंगे। इसलिए करोड़ों रुपए बर्बाद होंगे ऐसा मत सोचना। तुम्हारे करोड़ों रुपए जो बर्बाद होने वाले हैं पाप में, व्यसनों में, कई वर्षों में, उनको बचा करके तुम बचा लोगे, क्योंकि पाप में जाने वाला धन तुम्हें पापी बनाने के लिए कारण बनेगा और उससे बचने वाला धन तुम्हारे लिए पुण्यात्मा और धर्मात्मा एक दिन बाद में परमात्मा बनने के लिए भी कारण बनेगा। जो सोच रहे हो अब देखो 2-2 प्रोजेक्ट हो गए, पहले 24 जनालय था, आचार्य जी ने उसको सहस्कु जनालय के साथ और जोड़ दिया, बीच में थोड़े से हम मान गए थे वो नहीं बनेगा। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बाजू में जो स्कूल उसका क्या होगा। आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं, पहले दिन हमने बोल दिया था और अब जिस प्रकार का प्रारूप बन करके आया है स्कूल को जरा भी क्षति नहीं होगी और मंदिर और स्कूल बहुत आसानी से बन जाएगा। इसलिए सभी लोग अपने मन से ये बात निकाल दें कि स्कूल को कुछ टच भी किया जाएगा। उस दिन तो हमने बिना किसी आधार के वाली बात कही थी, लेकिन अब आधार भी सामने आ गया है। जो मैप बन करके आया है सहस्कु जनालय और आपका 24 जनालय और उसके बीच एक जो बाउंड्री बनने वाली है, बाउंड्री के माध्यम से स्कूल भी अपना सुरक्षित हो जाएगा और जनालय भी पूरा पूरा सेफ हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो चीज़ सामने नहीं आ पाई थी वो चीज़ सामने ऐसे आई क्योंकि हमारे जनालय के जो मूल नायक भगवान का गर्भगृह था वो वास्तु के हिसाब से गलत जोन में आ रहा था। क्योंकि जो पूरे क्षेत्र की बाउंड्री है उस बाउंड्री के विसर्जन वाले जोन में वो आ रहा था। इसी कारण से तो तुम्हारे संकल्प बार बार विसर्जित हो रहे थे और उस बाउंड्री का ईशान कोण नहीं था, कटा हुआ था, इसलिए तो तुम्हारी आवक रुक रही थी। तुम्हारा धन पाप में तो लग रहा था लेकिन पुण्य में नहीं लग पा रहा था। ये दोनों जो वास्तु दोष ठीक हुए सागर में जाकर के भी, और ये भी इत्तेफाक की बात है यहाँ पर हमारे लिए एक वास्तु दोष समझ में आया। वहां पर खबर की जिस समय ये मंगौली के लोग, कमेटी के लोग वहां गए थे, उस समय उसी विषय पर चर्चा वहां चल रही थी। ये भी इत्तेफाक की बात है। जैसे उस समय जिज्ञासा के समय हुआ ना, यहाँ पर हम कुछ चर्चा कर रहे थे और वहां पर सेम टाइम में वहां चर्चा हो रही थी। ऐसे ही मैप का निर्धारण होते वक्त भी यहाँ पर जिस विषय को हमने पकड़ा उसी विषय को वहां पर चर्चा होने में समय लग रहा था। ये पक्की बात है, अतिशय क्षेत्र अब अपने अतिशय को मूर्त रूप देने में लग चुका है। तब तो बिना संप्रेषण के भी अपना काम होने लग गया है। और उसके बाद फिर बड़े महाराज ने ये भी कहा कि इसका जो ईशान कोण है वो कटा हुआ है, इस कारण से भी व्यवस्थाएं। तो ये दोनों चीजें, नई बाउंड्री बन जाएगी जिससे आपका स्कूल भी सुरक्षित हो जाएगा, उसको कोई क्षति अब आगे नहीं होने वाली है। और आपका बाउंड्री नई बनने से इसके जो जोन हैं वो भी व्यवस्थित हो जाएंगे। अब तो देवता भी समर्पण करने के लिए नीचे आने लग जाएंगे। बस यहाँ के लोगों को समर्पण करने की आवश्यकता है। सारे गिले शिकवे निकाल दो कि पता नहीं अब 2-2 मंदिर बनेंगे और महाराज आ गए और पूरा समाज उनके पीछे लग गया है। अब कुछ यदि टूट फूट हो जाएगी, कुछ टूट फूट नहीं होगी, अब तो सिर्फ बनना ही बनना है। टूट फूट तो पर्याप्त हो चुकी तुम्हारे किस्मत की। टूटी किस्मत अब जोड़ने के लिए तैयार है और आप लोग अपने आप को किस्मत से जोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इतना ही हम कहना चाहते हैं। AI का जमाना तो अभी है। किन सेक्टर्स में नौकरियां बचेंगी या स्कोप्स बचेंगे तो हम आपके लिए सिर्फ मात्र हिंट्स दे रहे हैं। इसकी व्याख्या यदि हम रहे तो आगे करेंगे। 3 सेक्टर्स में मात्र स्कोप्स बचने वाले हैं और उसके संकेत के रूप में बता रहे हैं 3H, हेड, हार्ट और हैंड। महाराज इनके मायने क्या हैं? इंतजार कीजिए, अपन फिर मिलेंगे यदि रहे तो। अहिंसा परमो धर्म की